नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसके कोचिंग क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं विजेंद्र सिंह एक बार फिर आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के समकालीन भारत का जो भूगोल पार्ट है उसका जो चौथा पार्ट है जल संसाधन, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। और बिना समय गंवाए देखते हैं आपके ये प्रश्न। और ये ऐसे प्रश्न है बच्चों जो आपको परीक्षा में आने की उनकी पूरी संभावनाएं रहती है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, महानदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? जो महानदी बेसिन है बच्चों उस पर जो बहुउद्देशीय परियोजना बनाएगी उससे संबंधित प्रश्न है। तो ऑप्शन पहला है इसका दामोदर घाटी परियोजना, टिहरी बांध परियोजना, रिहंद परियोजना या हीराकुंड परियोजना। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो होगा हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना है बच्चों जो महानदी पर बनाई गई है और ये उड़ीसा में है। ठीक है बच्चों। और सबसे बड़ी जो बात है हीराकुंड परियोजना की, ये विश्व का और भारत का सबसे लंबा है जो इसके ऊपर बांध बनाया गया है बच्चों। ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो जो टिहरी बांध है बच्चों वो उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। भागीरथी और एक भिलंगना करके नदी है वहाँ पर, उसके संगम पर बनाया गया है। यह भी एक गुरुत्वीय बांध है। और रिहंद की बात करें तो रिहंद बांध है जो बच्चों रेणुका नदी है जिसे रिहंद नदी के नाम से भी जाना जाता है, उस पर बनाया गया है। और रिहंद बांध के पीछे की तरफ जो जलाशय है वो है बच्चों गोविंद वल्लभ पंत जलाशय है जो भारत का सबसे बड़ा जलाशय है, मानव निर्मित कृत्रिम जलाशय की इसको है जो मान्यता दी गई है। और दामोदर घाटी आपको पता ही है बच्चों, जो दामोदर घाटी परियोजना है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत की गई थी 1955 में यह तैयार हो गया था। और यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय जो परियोजना है इसे ही कहा गया। और जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन भी किया था और आधुनिक भारत के इसे तीर्थ भी बताया था। ठीक है बच्चों। जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। अगला जो प्रश्न बच्चों वो है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में प्रत्येक घर में छत वर्षा जल संग्रहण जो ढांचा है उसको बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये जो प्रश्न है बच्चों वो वर्षा जल के संग्रहण से है कि भारत जैसे देश में जो वर्षा का जल है उसको संग्रहण करना है। परंपरागत तरीके से अपने राजस्थान में भी हम करते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा राज्य है जिसके अंदर उसे अनिवार्य कर दिया गया है कि वर्षा जल का संग्रहण का जो ढांचा है मकान के साथ में होना ही जरूरी है? तो ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में 2001 से कानून बनाकर जो है इसे वर्षा जल संग्रहण या वर्षा जल का जो छत का जो संग्रहण है उसको अनिवार्य कर दिया गया है। इसको अनिवार्य इसलिए किया गया बच्चों की तमिलनाडु में बारिश तो होती है लेकिन वहाँ पर काफ़ी मल्टीनेशनल जो कंपनियां उनके द्वारा जल का जो काफ़ी है जो यूज़ होता है, जैसे पेप्सी है, कोक है, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ उन इलाकों में, उसकी वजह से जो उनका भूमिगत जल स्तर का जो लेवल है वो बिल्कुल ही डाउन चला गया। लेकिन 2001 के बाद जो सरकार ने प्रयास किए उसके बाद में है जो उनके भूमिगत जल के स्तर में काफ़ी सुधार देखने को मिला है। ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तमिलनाडु। और इसी प्रकार से अपने को भी है जो अपने इलाकों में वर्षा जल संरक्षण करना चाहिए और राजस्थान जैसे इलाके में तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगला जो प्रश्न बच्चों, सतलज व्यास नदी बेसिन पर निर्मित बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? जो सतलज और व्यास नदी है उसके बेसिन के इलाके में निर्मित बहुउद्देशीय योजना कौन सी है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो देखते हैं इसमें से कौन सा है। चंबल परियोजना, भाखड़ा नांगल, नागार्जुन सागर और हीराकुंद परियोजना। तो जो इसका सही उत्तर है बच्चों वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। जो भाखड़ा नांगल परियोजना है वो सतलज और व्यास नदी पर बनाया गया बांध है। और इसके अंदर ये है बच्चों की 2 बांध बनाए गए हैं। एक तो है भाखड़ा जो पड़ता है हिमाचल प्रदेश में और दूसरा बांध है इसका नांगल बांध। ठीक है बच्चों, नांगल बांध पड़ता है पंजाब में।
ठीक है, दोनों अलग अलग इलाकों में पड़ता है और जो सही उत्तर है इसका वो है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा बच्चों। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे अधिक, एक मिनट बच्चों, प्रश्न, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो इसका सही जो उत्तर है बच्चों वो अपने को देखना है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। ऑप्शन है मुंबई, दार्जिलिंग, चेरापूंजी, मासिनराम और दिल्ली। जो विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा होती है बच्चों वो होती है आपके चेरापूंजी और मानिसराम में। ये पड़ते हैं बच्चों भारत का पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, मेघालय का स्थान है और यहाँ पर वर्ष की लगभग 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक है जो यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है बच्चों, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय, उसका स्थान है चेरापूंजी और मासिनराम। यहाँ पर जो वर्ष की लगभग 1300 सेंटीमीटर से भी अधिक बारिश होती है। इस प्रकार ये स्थान है जो विश्व और भारत का सबसे अधिक वर्षा ग्रहण या वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। अगला जो प्रश्न देखते हैं बच्चों, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर जो बांध है किस नदी पर बनाया गया? ऑप्शन देखते हैं महानदी, नर्मदा, गंगा और गोदावरी। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर है जो बच्चों ये सरदार सरोवर बांध बनाया गया है और ये जो इसकी जो लोकेशन है वो है बच्चों गुजरात में। ठीक है, और इसी के किनारे आपको पता होगा सरदार सरोवर बांध के किनारे ही विश्व की सबसे ऊंची जो प्रतिमा लगाई गई है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि विश्व की सबसे ऊंची लौह जो प्रतिमा है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की और इसी नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के ऊपर इसको बनाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है बच्चों आपके लघुत्तरात्मक प्रश्नों में है, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली को स्पष्ट कीजिए। बांस के द्वारा आपने बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली पढ़ा है, फव्वारा प्रणाली भी आपने पढ़ा है और देखा भी होगा आपका आसपास के इलाकों में। ये जो प्रश्न पूछ रहा है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली कहाँ पर है? बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है जो बच्चों मेघालय में है और नदियों में झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने की विधि। इसमें होता क्या है बच्चों की, मेघालय और जो इलाके हैं पहाड़ी है, साल भर बारिश होती है और वहाँ पर जो झरने बहते हैं पानी के, ठीक है बच्चों, उन झरनों में किया क्या जाता है कि झरने के पानी को बांस है जो बांस को चीर दिया जाता है और बांस को चीर के है जो बच्चों इसे पाइप का रूप दे दिया जाता है। ठीक है, और जहाँ से लगातार झरने चल रहे हैं वहाँ से उनमें से उन पानी को है जो रोक कर पाइप के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है और ये पाइप किसके होते हैं? बांस के बने होते हैं। और जिस प्रकार से अपन बूंद बूंद प्रणाली में प्रति मिनट बूंदों की संख्या को अपन तय करके पौधों को और अपने जो सिंचाई की जाती है, उसी प्रकार से इसके अंदर बांस के द्वारा जो पानी को लाया जाता है और बीच में इसको रोक कर छोटे छेद के द्वारा आगे से आगे पहुंचाया जाता है और जहाँ पौधा होता है वहाँ पर उसकी जड़ों के पास में उसको बूंद 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 करके वो पानी पिलाते हैं, जिससे कि साल भर तक उन वृक्षों को और अपनी जो फसल है उनको पानी उपलब्ध होता है। ये स्पेशल चीज़ है बच्चों की समाज और समुदाय द्वारा वर्षा जल का संरक्षण या फिर है जो पानी को रोक के अपनी सिंचाई की जा रही है। वर्तमान में भारत में है जो पाइप के द्वारा होता है, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों में ये बांस द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, और ये है जो सिंचाई का एक अच्छा साधन है, कम पानी में है जो आप फसल को उगा सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के विरोध में एक तर्क दीजिए। जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, आपको उनके जो विरोध, जो निर्माण के विरोध में एक तर्क, ऐसा तर्क बताना कि उनका विरोध करना है। कि एक्चुअल में होता है कि बच्चों अपने को पता है कि हमेशा विकास के साथ में विनाश भी आता है, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया उसको अपने को एक तर्क देना है कि ये जो परियोजनाएं बनाई जाती है उनके निर्माण से स्थानीय समुदायों का विस्थापन होता है। स्थानीय समुदाय का विस्थापन कैसे होता है बच्चों? देखो, अगर अपन बात करें कि कोई नदी बह रही है, कई वर्षों से बहती आ रही है और जितने भी मानव सभ्यता है नदी के आसपास ही विकसित हुई है। ठीक है बच्चों, जो भी गांव परिवार समुदाय है
वो वहीं रह रहे हैं, उनकी खेती बाड़ी वही है, मकान भी वही है, कई समय से वहाँ रह रहे हैं। लेकिन सरकार द्वारा क्या किया जाता है कि अचानक से कोई नई परियोजना जारी की जाती है कि हम यहाँ पर इस नदी के ऊपर क्या बनाएंगे, आगे जाके बहुत बड़ा बांध का निर्माण करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर वो बांध का निर्माण करेंगे तो उससे होगा क्या, बांध का निर्माण करने से नदी वहाँ पे अवरुद्ध हो जाएगी। अवरुद्ध होने के बाद जो वो पानी बढ़ता रहेगा, जिसकी जैसे पानी भरेगा वैसे वैसे पीछे का जितना भी इलाका है पूरा जल में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और जल में डूबने की वजह से वो जो गांव हैं उनके लोगों को वहाँ से हटना पड़ेगा। नहीं हटेंगे तो सरकार वो पानी की जो भराव क्षमता है, भराव का जो क्षेत्र आएगा जल, उसके अंदर आके डूब जाएंगे। उनकी खेती बाड़ी समाप्त हो जाती है बच्चों, जहाँ पर पले बड़े उनका स्थान पूरा खराब हो जाता है, उनकी यादें खत्म हो जाती है। उसके अलावा दूसरा दुष्प्रभाव यह पड़ता है कि जहाँ पर बांध बनाया जाता है, नदी को रोक दिया जाता है, उसके नीचे के क्षेत्र जो होते हैं, जहाँ पर है जो वहाँ पर जो पानी लगातार नहीं जा पाता, नदी की धारा के रूप में जाता है, इसकी वजह से वहाँ पर भी है जो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कारण ये होता है कि जब भी कोई परियोजना लागू की जाती है, बनाई जाती है बहुउद्देशीय परियोजना, तो सर्वाधिक प्रभाव वहाँ की वनस्पति, वहाँ के रहने वाले लोग, जीव जंतु पर पड़ता है। उनको विस्थापन किया जाता है, एक स्थान से उठाकर गाँव को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध भी बहुत अधिक होता है। जल पुनर्भरण के माध्यम, जल पुनर्भरण के दो माध्यमों का नाम लिखिए। जल पुनर्भरण क्या होता है पहले यह समझना जरूरी बच्चों, इसे अंग्रेजी में आप आसानी से समझेंगे। वाटर रिचार्जिंग, और स्पेशली ये जो लैंड वाटर रिचार्जिंग, वर्षा का जो जल आ रहा है और जो भी प्रकृति के माध्यम से जल में प्राप्त हो रहा है बच्चों, उस जल को संरक्षित करके जो काम में आने के बाद जो अतिरिक्त जल है या जो इलाका अपना है उसके अंदर उस जल को संरक्षित करके जमीन में पहुंचाना। ठीक है बच्चों, उसके माध्यम से क्या होगा, साल भर तक या अगले के समय तक अपने को जो भूमि के अंदर जो जल है, ठीक है बच्चों, भूमि के अंदर जो जल है अलग अलग इलाकों में बह रहा है, अंदर से वो अपने को सिंचाई के लिए और पीने के माध्यम से अपने पीने के लिए अपने को उपलब्ध हो सकेगा। जो पहला तरीका जल पुनर्भरण का, वर्षा जल का संग्रहण करें। इसके लिए आपको बताइए ये भाई, जो भी घर के ऊपर पानी है, ठीक है, उसको अपन पाइप द्वारा एक होद के अंदर डाल सकते हैं, और होद के पास में अन्य एक है जो छोटा होद बनाया जाता है कि अपने यूज का पानी इसके अंदर रहेगा, उसके बाद ओवरफ्लो का जो पानी जाएगा पड़ोस वाले टैंक में जाएगा, और वो होगा नीचे से कच्चा, उसके माध्यम से है जो वो जमीन में जाता रहेगा, और जो भूमिगत जल है उसके अंदर धीरे धीरे सुधार होता रहेगा। दूसरा कारण वन एवं वनस्पति के क्षेत्रों का संरक्षण करना। वन और वनस्पति के क्षेत्रों का संरक्षण कैसे करना बच्चों, जहां पर वन होंगे, ठीक है, जहां वन होंगे तो एक तो मिट्टी का कटाव को रोकेंगे, दूसरा जहां पर अधिक वन होंगे वो वर्षा जल को, जो जमीन के अंदर जो जल जा रहा है, ठीक है, बहकर जा रहा है, उसको रोकेंगे, और रोकने की वजह से जो वो पानी वहाँ इकट्ठा होता रहेगा और जमीन में जाएगा, उसकी वजह से वर्षा जल का भी संरक्षण हो जाएगा और भूमि का जल में भी सुधार आ गया। दूसरा कारण होता है, दूसरा तरीका सॉरी बच्चों, वो होता है कि अगर आपके घरों के आसपास कोई पुराना या पुरानी नलकूप है जो खाली पड़ी है, ठीक है बच्चों, या फिर कोई खाली कुआं है जो कई समय से खाली पड़ा है, ठीक है, जो वर्षा का जल है, जो अतिरिक्त जल है छत से और गली से निकल रहा नाले से, उन सभी को बारिश के दिनों में है जो उन पुराने ट्यूबवेल की तरफ अपन जोड़ के रोक सकते हैं, और वो जो पानी है ट्यूबवेल में जाएगा, उसकी वजह से है जो जितनी भी गहरी अपनी नलकूप है, ठीक है, उस नलकूप में पानी जाएगा और अंदर ही अंदर वो जो जल की जो धाराएं होती है, भूमिगत जल की धाराएं जो भी खाली पड़ी है, उसके माध्यम से वो पानी इसमें आएगा और वहां से जो अलग अलग इलाकों में चला जाएगा। इसकी वजह से भूमिगत जल में भी सुधार होगा और वो जल पुनर्भरण का एक तरीका भी अपने लिए अच्छा साबित होगा। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न वापस जल संरक्षण से संबंधित है। छत वर्षा जल संग्रहण, ठीक है बच्चों, छत वर्षा जल संग्रहण की दो विधियां बतानी, किस किस तरीके से है जो वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने जस्ट बताया पीछे वाले में कि छत वर्षा जल संग्रहण की
दो विधियां, ठीक। हैंडपंप की विधि जो मैंने बताई, आप जो पुराना कोई हैंडपंप है उसके अंदर है वर्षा जल के जो पाइप के द्वारा जोड़ के, छत के पानी को पाइप द्वारा जोड़ के जो पुराना हैंडपंप पड़ा उसके अंदर अपन छोड़ सकते हैं, उसके माध्यम से पुनर्भरण होगा। बेकार पड़े कुएं के माध्यम से, जो कुआं है खाली पड़ा है उसके माध्यम से भी वर्षा जल का संरक्षण कर सकते हैं। एक अन्य तरीका होता है, घर में क्या बना सकते हैं अपन, टांका बना सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान में स्पेशल फेमस है ये टांके के माध्यम से वर्षा जल का अपन है जो छत के वर्षा जल का संरक्षण अच्छे तरीके से किया जाता है। वर्ष तक इन पानी को है जो बच्चों जो घर वाले हैं वो यूज ले सकते हैं, काम में लेते हैं, पेयजल के माध्यम के लिए भी और अन्य कामों के लिए भी। अगला प्रश्न आपके टांके का ही आ गया है। टांका क्या है? उत्तर, टांका एक भूमिगत टैंक होता है जो राजस्थान के अर्धशुष्क एवं जो गर्म या सूखे जो क्षेत्र हैं, ठीक है बच्चों, सूखे क्षेत्रों में घरों के वर्षा जल का संग्रहित करने के लिए बनाया जाता है। आप हमारे पश्चिमी राजस्थान में, स्पेशली पश्चिमी राजस्थान के अंदर आप जितने भी घर है, पक्के घरों को है जो उसके ऊपर, छत के ऊपर पानी, बारिश का पानी आएगा, उसको रोककर पाइप द्वारा है जो एक टांके के अंदर इकट्ठा कर लिया जाएगा और साल भर तक उस पानी को पीने में और अन्य कामों के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है बच्चों। तो टांका क्या है? एक भूमिगत टैंक है। आजकल जो पानी के हौद होते हैं सेम वही हौद है, बस अंतर ये है कि थोड़ा बड़ा होता है। वो जो हौद होते हैं अपने 1-2 टैंकर का होता है 10,000 लीटर 15,000 लीटर, लेकिन वो लगभग 30 से 40,000 लीटर के आसपास का होता है, ठीक है बच्चों, और काफी बड़ा होता है, कमरे के बराबर। उसके अंदर जो वर्षा जल को संरक्षित किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज, वर्तमान में सरकार लोगों को जागरूक कर रही है कि आप वर्षा जल का संरक्षण करें, लेकिन पश्चिमी राजस्थान में यह परंपरागत रूप से किया जा रहा है। इसके लिए किसी भी प्रकार की सरकार की कोई दबाव नहीं है, लेकिन जो प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हैं, जिनको जल की अधिक आवश्यकता रहती है हमारे पश्चिमी राजस्थान में, उन लोगों ने स्वयं ही अपने स्तर पर ही है जो परंपरागत रूप से इस पद्धति को अपनाया है और जल का संरक्षण किया है। ये वापस वही प्रश्न आ गया, राजस्थान के अर्धशुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? जैसे मैंने बताया आपको, देखना इसके अंदर बच्चों, राजस्थान के अर्धशुष्क व शुष्क क्षेत्रों में पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान इस तरफ की बात हो रही है। खेतों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे, जिससे भूमि की सिंचाई की जा सके और संरक्षित जल को कृषि के काम में प्रयुक्त किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खड़ीन व अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। देखो बच्चों, होता क्या है, आजकल आपने देखा होगा, जो भी अपना खेत है, खेत के ढाल की तरफ एक स्थान पर बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया जाता है, जिससे साल भर पानी इकट्ठा, बारिश का पानी होता है, बारिश के महीने में इकट्ठा होता रहता है। और इकट्ठा होने के बाद जैसे ही रबी की फसल बोई जाती है बच्चों, कौन सी फसल? रबी की फसल बोते हैं, तो उस समय उस पानी को मोटर द्वारा या अपने पंप सेट द्वारा है जो खेतों में सिंचाई की जाती है, ठीक है। एक तो ये हो गया वर्षा जल के लिए। और जो दूसरा बता रखा है कि जैसलमेर और अन्य क्षेत्रों में इसे खड़ीन के नाम से भी जाना जाता है, खेतों में टैंक बनाकर अस्थायी खड्डे खोदकर। और दूसरा जो तरीका है, जैसलमेर जिले में इसे खड़ीन बोला जाता है। पश्चिमी राजस्थान में जो ये पद्धति उसे खड़ीन बोला जाता है, और पूर्वी जो राजस्थान है, अलवर भरतपुर का इलाका, वहां उसे बोला जाता है जोहड़। क्या बोला जाता है? जोहड़। और अपने जो अपना जो वर्तमान अपना जो इलाका है उसके अंदर उसे बोला जाता है, जहां भी ढाल होता है उसके एंड के अंदर एक एनिकट बना दिया जाता है, जिसे अपन स्थानीय भाषा में नाडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर होता है क्या बच्चों की, खड़ीन और जोहड़, ये जो परंपरागत जल संरक्षण के तरीके हैं। बस अंतर यही है कि ये जैसलमेर के इलाके में पाए जाते हैं और ये पूर्वी राजस्थान जो शेखावटी क्षेत्र है वहां। और इन इलाकों में जो इन्हें अन्य जो कहा जाता है चूने के जो अधस्तर होते हैं बच्चों, वहां पाए जाते हैं, नाडी बनाई जाती है, यहाँ पानी इकट्ठा होगा और इसके नीचे की तरफ और आगे की तरफ, नीचे की तरफ है जो छोटे छोटे कुएं खोद दिए जाते हैं। कुएं, इसके अंदर पानी है जो नेचुरल तरीके से साफ होकर आता रहता है और वर्ष भर पानी पिया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खड़ीन और जोहड़ के इलाके में किसी भी प्रकार का पशुचारण, मलमूत्र त्याग व अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित होती है, क्योंकि ये पानी है जो साल भर उन लोगों को जीवन प्रदान करता है, पीने के काम आता है, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है जल दुर्लभता, वाटर स्केरिटी क्या है? जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। जल दुर्लभता,
नाम से पता चल रहा है दुर्लभ, ठीक है। दुर्लभता, जल की दुर्लभता, जब किसी व्यक्ति को जल की आवश्यकता है और वो उस समय उसे आसानी से बिना अधिक श्रम किए उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वो कहलाएगा जल की दुर्लभता। अगर अधिक मेहनत करनी पड़ रही है जल प्राप्ति के लिए, अधिक हमें प्रयास करने पड़ रहे हैं तो वो कहलाएगी जल की दुर्लभता। और जो सीधा साधा अर्थ है, दूसरी भाषा में कह सकते हैं मांग की तुलना में जल की कमी को जल दुर्लभता कहा जाता है। सीधी सी बात है, अगर आप वर्षा जल का संरक्षण नहीं करेंगे या जल का जो है सदुपयोग नहीं करेंगे इस संसाधन का, तो आपको जल की दुर्लभता की है जो सामना करना पड़ेगा। जल दुर्लभता का सामना आपको करना पड़ेगा। क्यों पड़ेगा करना? जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जल की अधिक मांग बढ़ रही है, औद्योगिक विकास में भी जल का यूज हो रहा है और इतना अधिक है जो इसका दुरुपयोग हो रहा है जल संसाधन का, उसकी वजह से है जो भूमिगत जल है उसका भी स्तर नीचे जा चुका है। और विश्व की कई ऐसे इलाके हैं जहां पर है जो जल की दुर्लभता का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को विस्थापन करना पड़ रहा है, वहाँ की कृषि खत्म हो चुकी है, वहाँ के लोग है जो एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पर जा चुके हैं। और ये सब कारण क्यों कारण है? जल संसाधन का दुरुपयोग। जो इसका उत्तरदायी कारण है प्रमुख वो देखते हैं। पहला है अत्यधिक और निरंतर बढ़ती जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि इसका प्रमुख कारण है। बहुत अधिक स्पीड से जनसंख्या बढ़ रही है और है जो निरंतर बढ़ती जा रही है। और अब आपको स्टार्ट में पता है कि मांग की तुलना में जल की कमी हो गई है। जनसंख्या 1 लाख की और पीने के योग्य पानी का संरक्षण नहीं किया, और तो 1 लाख की जनसंख्या है और पानी है 50,000 लोगों के पीने के बराबर ही मान लो, तो वहां पर किसका सामना करना पड़ेगा? सरकार को और लोगों को जल की दुर्लभता का। तो बढ़ती जनसंख्या प्रमुख कारण है। दूसरा है अनुचित प्रबंधन, जो है मैनेजमेंट होता है वाटर का या जल का प्रबंधन उचित नहीं होना। जैसे आमतौर पर होता है क्या है, घर है, घर के अंदर साफ सफाई हो रही है, पोछे की जगह नल चला के अपन कर रहे हैं, गाड़ी को धोना है, ठीक है, 1 बाल्टी लगती है, वहाँ अपन पाइप चला के आधे घंटे तक मोटर से धोते हैं, पानी का दुरुपयोग हो रहा है। स्नान करने के लिए जहाँ अपने को केवल 1 बाल्टी लगती है 15 लीटर, वहाँ अपन शॉवर का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी अनेक चीजें हैं, उसके माध्यम से है जो अपन है जो जल का उचित प्रबंधन नहीं कर रहे, इसकी वजह से भी जल की है जो धीरे धीरे क्या आ रही है, जल में कमी आ रही है। उसके अलावा देखो समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, इसका मतलब यह होता है बच्चों कि जो समाज में अनेक अनेक अलग अलग जो वर्ग हैं, ठीक है, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। मध्यम वर्ग और मध्यम उच्च वर्ग है जो बच्चों वो सर्वाधिक जल का दुरुपयोग करता है। उच्च वर्ग है जो उसका क्या करता है, सर्वाधिक दुरुपयोग करता है। उच्च वर्ग हमेशा से ही समाज का सबसे ऊंचा तबका रहा है, पैसे अधिक है तो वो अपने स्वार्थ के लिए और बहुत बड़ा घर बनाएंगे, उसमें लॉन बनाएंगे, स्विमिंग पूल बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो उनके अंदर जो है जल का अधिक है जो वितरण है और जल का दुरुपयोग भी अधिक करते हैं। उसके मुकाबले जो निम्न वर्ग है उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो जल को स्टोर करके रख सके ज़्यादा समय तक, या फिर है जो जल उनके यूज करने के लिए ज़्यादा उनके हिस्से में आ सके, ठीक है बच्चों। तीसरा अगला है इसका औद्योगिकरण तथा शहरीकरण। जैसे शुरुआत में बताया मैंने कि जल का उपयोग केवल मानव के पीने कृषि के लिए नहीं बल्कि उद्योगों में भी उसका बहुत अधिक उपयोग होता है। उसके कारण भी है जो जल की मांग बढ़ रही है और जो जल की वैसे ही कमी है उसकी वजह से जल दुर्लभता हो रही है। शहरीकरण, शहर है जो जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है तेज गति से, उसी गति से शहर भी बढ़ रहे हैं, और शहर बढ़ रहे हैं तो वहाँ पर लोग अधिक रहेंगे और शहरों में जल की कमी होती रहेगी। शहरीकरण होगा, नई नई बिल्डिंग्स बनेगी, वहाँ पर भी पानी की आवश्यकता होगी, और इतने लोगों को रोजगार देने के लिए अधिक उद्योगों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकरण होगा तो उसमें भी जल का यूज होगा, ठीक है बच्चों। तो दूसरा अन्य कारण है जल का अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब आप समझ रहे हो, जितना जल वर्षा के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है, उससे बहुत अधिक मात्रा में हम भूमिगत व भूमि के ऊपर जो जल है, ठीक है, बहता हुआ जल, उसका अपन क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, उसे हम खर्च कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। अतिदोहन, बहुत ज़्यादा तरीके से अंधाधुंध तरीके से हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और कोई भी वस्तु हो, अगर आप बिना प्रबंधन के बहुत तेज गति से उसको आप उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करें, तो अंततः उसको नष्ट होना ही है या उसकी कमी महसूस होनी ही है। और जो अन्य कारण है जल की दुर्लभता का, जल का प्रदूषित होना, तो प्रमुख कारण है या प्रमुख कारणों में गिन सकते हैं कि जल का प्रदूषित होना। कई बार होता है कि
अपने पास जो जल तो है लेकिन पीने योग्य नहीं है, ठीक है बच्चों, उसके अंदर अपशिष्ट डाल दिए, जैसे नदी और नाले तालाब है उसमें अपने गांवों की और बड़े शहरों की नालियां छोड़ दी जाती है, औद्योगिक अपशिष्ट बहा दिया जाता है, उसके कारण जो जल है वो पीने योग्य नहीं रह सकता है, ठीक है बच्चों। और ये सभी कारण है जल की दुर्लभता के, अत्यधिक तरीके से दुरुपयोग करना, जल का उचित प्रबंधन नहीं होना, औद्योगिकरण, शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या, ये सभी है जो जल के दुर्लभता के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण व प्रबंधन करें। कोई 4 कारण 4 ऐसे कारण बताने हैं, ठीक है, वर्तमान समय को देखते हुए कि हमें जल का प्रबंधन और संरक्षण करना अति आवश्यक है। और पाठ के शुरुआत में ही बताया, संसाधन वो है जो मानवीय जो जीवन है उसको उचित बनाते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए बचा के भी रखना है। तो इसके लिए जल का संसाधन या जल संरक्षण की बात करें तो क्यों जरूरी हो गया वर्तमान में कि अपन जल को संरक्षित करें, तो उसका पहला कारण है स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाएं। जल संरक्षण के लिए जरूरी क्यों हो गया है जल का संरक्षण? स्वयं के स्वास्थ्य, मानव के स्वास्थ्य के लिए भी स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है और स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचने के लिए हमें जल का संरक्षण बहुत अधिक जरूरी है। जैसे भी जस्ट पढ़ा था कि जल है जो प्रदूषित होता है, प्रदूषित जल पीने से अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, ठीक है बच्चों, और उनकी वजह से जो मानव शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और कमजोर होगा तो ये सही बात है कि आदमी जितना कमजोर होगा उतना ही अपनी जो पूरी 100% अपनी एफिशिएंसी प्रदर्शित नहीं कर पाएगा और वो सरकार और परिवार के लिए हानिकारक साबित होगा। दूसरा कारण है खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित बनाएं। जो खाद्य सुरक्षा होती है, खाने वाली जो चीजें होती है, ठीक है बच्चों, खाद्य सामग्री होती है, उसे भी हमें क्या करना है, सुनिश्चित बनाएं। खाद्य सुरक्षा को, जो खाने पीने की चीजें उनको भी सुरक्षित रखनी है, ठीक है। इसकी वजह से भी हमें जल के संरक्षण की आवश्यकता बहुत अधिक है। अगर जल संरक्षण नहीं करेंगे, जल को प्रदूषित करते जाएंगे, पीने से बच गए, लेकिन खेतों के अंदर अगर अपन प्रदूषित जल का यूज करेंगे तो उससे जो भी अनाज उत्पन्न होगा बच्चों वो प्रदूषित होगा, ठीक है, और वो प्रदूषित होगा तो फिर व्यक्ति बीमार होगा, समाज बीमार होगा। इसीलिए भी जल संरक्षण की बहुत अधिक आवश्यकता है। तीसरा है हमारे प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत होने से बचाएं। प्राकृतिक जो परितंत्र है, जो इकोलॉजी है, जो इकोसिस्टम है, उसको निम्नीकृत यानी कि उसको हानि होने से, उसको समाप्त होने से अपने को क्या करना है बच्चों, बचाना है। तो उसके लिए जल संरक्षण बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जल के अंदर भी एक जीवन होता है, ठीक है बच्चों, जलीय जीवन, उसके अंदर अनेक सारी मछलियां रहती है, छोटे छोटे जीव जंतु रहती है, जलकुंभी पाई जाती है, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है जिनके माध्यम से बहुत विश्व का बहुत बड़ा भाग है जो जनसंख्या है बच्चों, जिसको भोजन प्राप्त होता है पानी से। और मछली वाली जो मेन प्रजातियां हैं, ठीक है बच्चों, मछली है जो भोजन का एक प्रमुख अंग होता है। अन्य भारत को छोड़ के अन्य बहुत सारे देशों में अगर मछली अगर प्रदूषित जल की होगी, ठीक है बच्चों, तो प्रदूषित जल वाली मछली को अगर कोई व्यक्ति खाएगा तो बीमार होगा, और मछली अगर वहाँ पैदा ही नहीं होगी, मरी जाएगी, तो जल भी पूर्ण रूप से प्रदूषित हो जाएगा। इसीलिए भी जो प्राकृतिक परितंत्र है उसको बचाने के लिए भी जल संरक्षण का बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और भावी पीढ़ियों को जल संकट से बचाने के लिए, आने वाली पीढ़ियों को अगर आप इसी प्रकार से जल खर्च करते रहे तो आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बहुत ही समस्या हो जाएगी जल की उनको, और उनका जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इन सभी वजह से है जो, इन सभी कारणों से बच्चों में जल का संरक्षण करना बहुत ही अधिक जरूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है जल संभर विकास क्या है? जल संभर विकास क्या है? जल संभर किसी सहायक नदी का बेसिन है। ये एक भौतिक इकाई है। जल संभर एक विशाल कार्य है। इसमें मृदा जलापूर्ति, संग्रहण, वनारोपण, उद्यान, कृषि, चारागाह विकास और भूमि संसाधन का विकास शामिल है। कुल मिला के बात यह है कि जो नदी होती है, कोई भी उसकी जो सहायक नदी होती है, ठीक है बच्चों, सहायक नदी, उसका जल ग्रहण क्षेत्र होता है। क्या होता है बच्चों? जल ग्रहण क्षेत्र। वहां से जल ग्रहण जल इकट्ठा होता है, फिर सहायक नदी में आता है, सहायक नदी से मुख्य नदी में आता है। तो जल संभर है, जो जल संभर विकास है उसके अंतर्गत सहायक नदी का बेसिन है। इसके अंदर एक ये जल संभर एक विशाल कार्य है। इसके अंदर मिट्टी भी आएगी, जलापूर्ति भी आएगी, ठीक है बच्चों, और जल का संग्रहण भी होगा। उस इलाके में वनारोपण भी होगा, और वहां पर उद्यान और कृषि चारागाह विकास भी उसके साथ साथ में होता रहेगा। इन सभी के संयुक्त विकास को ही क्या बोला जाएगा बच्चों? जल संभर विकास। जहां से हमें जल प्राप्त हो रहा है, और उस इलाके से जहां जल हमें प्राप्त हो रहा है वहाँ वन विभाग भी होगा, वनों की बहुत बड़ी मात्रा होगी, उद्यान होंगे, कृषि होगी,
भूमि होगी, ठीक है बच्चों, चारागाह होगा। अगला प्रश्न फिर से आपके वर्षा जल के संग्रहण का अर्थ समझाइए। 4 बिंदु बताइए जो कुशल जल प्रबंधन के लिए ध्यान रखे जाने चाहिए। वर्षा जल संग्रहण के 4 कुशल बिंदु बताने जिसके द्वारा आसानी से और उचित तरीके से जल का है जो संरक्षण होता है। देखते हैं इसको। पहला है ये वर्षा के जल में उसके उपयोग करने की एक तकनीक है जिसके द्वारा भूमि पर जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा के जल के जो उपयोग करना है उसकी तकनीक है जिसके द्वारा भूमि पर जल की उपलब्धता बढ़ाई जा सके और भूमिगत जल, स्पेशली बच्चों याद रखना, भूमिगत जल स्तर में क्या होगा? सुधार भी होगा। ठीक है, जल के कुशल प्रबंधन के लिए हमें निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं जो जल प्रबंधन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है? वो है बच्चों देखो, पीने के जल को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो स्वच्छ जल है, जो पीने योग्य पानी है, उसको हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। यानी कि जो पीने योग्य जल है उसको हमें कृषि कार्य या अन्य कार्यों में उपयोग नहीं लेना चाहिए। सभी लोगों को जल संरक्षण में भाग लेना चाहिए, ये अनिवार्य करना चाहिए। आने वाली पीढ़ी को और हमारे बच्चों को बताना कि जल का महत्व कितना है और जल को किस प्रकार से बचाया जाए और उसकी उपयोगिता को बच्चों को जानकारी देना, जिसकी वजह से जो उनके अंदर जल संरक्षण की भावना जागृत हो सके। और अगला पॉइंट है इसी का, जल को प्रदूषित करने वाले रसायनों का प्रयोग रोकना चाहिए। हमने पहले ही बात करी है, जो नदी नाले अपने जितने भी उनके अंदर इस प्रकार के औद्योगिक अपशिष्ट नहीं डालने चाहिए जिसकी वजह से जो जल का इको तंत्र है वो समाप्त हो जाए, पारिस्थितिकी तंत्र समाप्त हो जाए और जल दूषित हो जाए। और रसायन वाले जल को प्रयोग रोकना चाहिए। इसके लिए क्या होता है कि जो भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट, कचरा प्रबंधन या अपशिष्ट प्रबंधन को काम में लेना चाहिए। और जो अपशिष्ट जल निकल रहा है उसको साफ करके उसका ट्रीटमेंट करके, ठीक है, उसके बाद ही जल के अंदर उसको छोड़ना चाहिए। अगला जो पॉइंट है, सरकार को सभी जल निकास बिंदुओं या स्रोतों का पंजीकरण करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। सरकार द्वारा है जो जहां जहां से पानी निकल रहा है, औद्योगिक इकाई हो, चाहे घर हो, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, उन सभी का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन करना चाहिए जिससे पता चल सके कि इस घर से या इस फैक्ट्री से जो पानी आ रहा है वो दूषित है या नहीं है। अगर दूषित है या अपशिष्ट के अंदर कौन कौन से पदार्थ आ रहे हैं, इसकी वजह से सरकार को पता रहता है कि किस फैक्ट्री या किस इकाई द्वारा अधिक है जो प्रदूषित जल नदी में छोड़ा जा रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जल संसाधन वाले पाठ के। आशा करते हैं आपको पसंद आए होंगे और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक है जो इनको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें। और मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।